नमस्कार। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप हमारे चैनल विद्यापीठ को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो सामान्य अध्ययन इकाई 3 से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास से संबंधित एक और वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार हेतु नैतिक अभ्यास और उचित तकनीकी प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। एईसीटी की परिभाषा के अनुसार यह क्षेत्र क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, प्रणाली विश्लेषण या व्यवहारिक मनोविज्ञान। क्या कहलाता है, ये उत्तर आपको बताना है। तो इससे हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। शैक्षिक शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है, अधिगम प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं, उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नैतिक अभ्यास को कहा जाता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। करें कि प्रौद्योगिकी शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी मूल के टेक्ने से हुई है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इसका व्यापक अर्थ क्या है? केवल हार्डवेयर और मशीनों का उपयोग। बी शिल्प या कला जिसमें शिक्षक की तकनीक का समावेश हो। कंप्यूटर कोडिंग और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। और डी करेक्ट केवल इंटरनेट आधारित शिक्षण सामग्री। तो आपको ये बताना है कि शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इसका व्यापक अर्थ क्या है। तो इसका व्यापक अर्थ जो है वो है शिल्प या कला जिसमें शिक्षक की तकनीक का समावेश हो। बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, प्रौद्योगिकी शब्द यूनानी शब्द टेक्ने से बना है जिसका अर्थ शिल्प या कला है। इसका विस्तार शिक्षक की तकनीकी का समावेश करने के लिए किया जा सकता है जो मशीनों तक सीमित नहीं है। तीसरे सवाल पर आते हैं। करें अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के मध्य मुख्य अंतर जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। ए करें कि अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी केवल कंप्यूटर हार्डवेयर पर केंद्रित है। बी करें कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मानवीय क्षमताओं के विकास हेतु अन्य प्रणालियां भी शामिल होती हैं। सी करें कि अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी का विकास शैक्षिक प्रौद्योगिकी से पहले हुआ था। और डी करें कि दोनों में कोई व्यवहारिक अंतर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी में अधिगम एवं अनुदेशन की प्रक्रियाएं तथा प्रणालियां शामिल हैं, जबकि शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मानवीय क्षमताओं के विकास हेतु प्रयुक्त अन्य व्यापक प्रणालियां भी शामिल होती हैं। तो विकल्पी उत्तर इसका सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कि व्यवहारिक विज्ञान के रूप में प्रौद्योगिकी की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए करें कि इसका अर्थ केवल भौतिक उपकरणों का निर्माण है। बी करें कि यह केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त होती है। सी करें कि यह वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग द्वारा मौलिक शोध से व्युत्पन्न कोई भी प्रक्रिया हो सकती है। और डी करें कि इसका उद्देश्य केवल छात्रों का मनोरंजन करना है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है व्यवहारिक विज्ञान के रूप में प्रौद्योगिकी अवधारणा के संदर्भ में, ये आपको बताना है। देखिए, मानवीय मानवीय जो कार्य प्रदर्शन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग द्वारा मौलिक शोध से निकली कोई भी कलन विधि या स्वानुभविक प्रक्रिया जो है प्रौद्योगिकी मानी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 में कह रहे हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन से तत्व सम्मिलित हैं? प्रणालियां, संगठन की विधियां, तकनीकें, केवल ओवरहेड प्रोजेक्टर और कैलकुलेटर्स, कह रहे केवल मुद्रित पाठ्य पुस्तकें, केवल प्रशासनिक प्रबंधित सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन से तत्व सम्मिलित हैं। तो इसमें प्रणालियां, संगठन और विधियां और तकनीकी सम्मिलित हैं। ए विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। कह रहे हैं कि एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी विज्ञ का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है? विद्यालय की वेबसाइट का रखरखाव करना, आधारभूत मनोवैज्ञानिक शोध को साक्ष्य आधारित प्रयुक्त विज्ञान में रूपांतरित करना, छात्रों को केवल कंप्यूटर चलाना सिखाना, केवल शिक्षण सामग्री का मुद्रण करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, एक शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी विज्ञ होता है वह जो आधारभूत शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक शोध को अधिगम या अनुदेशन हेतु साक्ष्य आधारित प्रयुक्त विज्ञान में बदल देता है। इसका मतलब है कि विकल्पी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7वें पर आते हैं। 7वें में कह रहे हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के पास सामान्यतः किस क्षेत्र में उच्च शैक्षिक उपाधियां होती हैं? सांख्यिकी या अर्थशास्त्र, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा साइंस, इतिहास या राजनीतिक विज्ञान, अनुदेशात्मक अभिकल्पना या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए,
जो उच्च शैक्षिक उपाधियाँ होती हैं वो होती हैं अनुदेशात्मक, अभिकल्पना या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। डी विकल्प इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए उनके पास प्रायः शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मीडिया, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या अनुदेशात्मक प्रणाली जो है से संबंधित उच्च उपाधियाँ जो है उनके पास होती हैं। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। कह रहे कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी को अन्य किस वैकल्पिक नाम से जाना जाता है? संचार प्रौद्योगिकी, अधिगम प्रौद्योगिकी, दृश्य कला, श्रव्य कला, अनुदेशात्मक मीडिया। तो आपको किस जो है अन्य विकल्प के रूप में इसे जाना जाता है? तो इसे अधिगम प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहे सर्विले, ब्राउन और व्हिटेकर ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के किस प्रकार के रूपांतर पर चर्चा की है? एक कला के से विज्ञान में, एक व्यक्तिगत प्रयास से सरकारी प्रयास में, एक कुटीर उद्योग से एक व्यवसाय में, एक माध्यमिक विषय से अनिवार्य विषय में। तो किस प्रकार के रूपांतर की चर्चा की है? तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, एक कुटीर उद्योग से एक व्यवसाय में। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 में कह रहे हैं कि स्मार्टफोन और गेम को आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी में क्यों गंभीरता से लिया जा रहा है? उनकी अधिक लागत के कारण, उनकी व्यापक अभिज्ञान क्षमता के कारण, उनकी विज्ञापन क्षमता के कारण, उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले केवल मनोरंजन के कारण। तो आपको 10वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है, सही क्या होगा? तो उनकी व्यापक अभिज्ञान क्षमता के कारण। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। स्मार्टफ़ोन और गेम जैसे नए उपकरण अपनी अभिज्ञान क्षमता की वजह से काफ़ी ध्यान आकर्षित करने लगे हैं। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 में कह रहे हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के औपचारिक इतिहास का आरंभ प्रायः किन दो महत्वपूर्ण घटनाओं से माना जाता है? ए रेडियो का आविष्कार और मुद्रण प्रेस का विस्तार, बी शैक्षिक फिल्म और सिडनी प्रेक्षे के शिक्षण मशीन, सी टेलीविजन का प्रसार और सैटेलाइट शिक्षा, और डी कंप्यूटर का विकास और इंटरनेट का वैश्विक उपयोग। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि प्रायः किन दो महत्वपूर्ण घटनाओं से जो है माना जाता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, शैक्षिक फिल्म और सिडनी प्रेक्षे की शिक्षण मशीन के कारण। देखिए आमतौर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के इतिहास का आरंभ 1900 की शैक्षिक फिल्म या 1920 के दशक की सिडनी प्रेक्षे की मशीन से माना जाता है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। करीब 1920 के दशक में सिडनी प्रेस द्वारा विकसित शिक्षण मशीन की प्रकृति क्या थी? ए पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, बी उपग्रह आधारित संचार उपकरण, सॉफ्टवेयर आधारित सिमुलेशन या आंतरिक विशिक्षण मशीन। तो आपको 12 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। देखिए सिडनी प्रेस ने 1920 के दशक में एक यांत्रिक शिक्षण मशीन का विकास जो है वो अ, किया था। तो इसका उत्तर विकल्प डी जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 में करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नई प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर पहला सफल उपयोग कहाँ देखा गया? सामान्य स्कूली शिक्षा में, अमेरिकी सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु फिल्में और मीडिया सामग्री में, औद्योगिक कारखानों के स्वचालन में, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्रों में। तो आपको इस 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका बड़े पैमाने पर सफल उपयोग कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया अमेरिकी सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु फिल्मों और मीडिया सामग्री में। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 में कह रहे हैं कि 1940 के दशक में बी बुश द्वारा कल्पित मेमेक्स को किस आधुनिक अवधारणा का पूर्वज माना जाता है? ए हाइपरटेक्स्ट, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी क्लाउड कंप्यूटिंग और डी वर्चुअल रियलिटी। तो किसका माना जाता है ये आपको जो है वो बताना है सवाल नंबर 14 में। तो सवाल नंबर 14 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए बी बुश का मैक्सिस हाइपरटेक्स्ट का एक प्रारंभिक रूप था जो 1940 के दशक का एक रोचक आविष्कार माना जाता है। अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 में करें कि आधुनिक प्रस्तुतिकरण आधारित प्रौद्योगिकी किस मनोवैज्ञानिक धारणा पर टिकी है? ए केवल लोग पढ़कर ही सबसे अच्छा सीखते हैं, बी श्रव्य और दृश्य अधिग्रहण से अधिगम बेहतर होता है, सी कह रहा है कि अधिगम केवल स्पर्श अनुभव पर आधारित होता है, डी कह रहा है कि छात्र केवल मौन रहकर प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आज की प्रस्तुतिकरण प्रौद्योगिकी इस विचार पर आधारित है कि लोग विषय वस्तु को श्रव्य और दृश्य माध्यमों से बेहतर जो है वो सीख सकते हैं। तो बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा।
बात करते हैं सवाल नंबर 16। कह रहे शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उद्भव के सबसे प्रारंभिक भौतिक साक्ष्य कहाँ पाए जा सकते हैं? ए मुद्रण प्रेसों के अवशेषों में, बी प्राचीन पुस्तकालयों की पांडुलिपियों में, सी गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग में, और डी करेक्ट रेडियो के प्रथम मॉडलों में। तो कहाँ पाए जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उद्भव को गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग में बहुत ही प्रारंभिक उपकरणों के रूप में पाया जा सकता है। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। करें सिडनी प्रेसी की मशीन को ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ए यह पहली पोर्टेबल कंप्यूटर मशीन थी। बी इसने यांत्रिक रूप से अनुदेशन और तत्काल फीडबैक की नींव रखी। सी इसने इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया था। डी यह केवल साइन उपयोग के लिए बनाई गई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए 1920 के दशक में सिडनी प्रेसने की मशीन जो है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के इतिहास की आरंभिक बिंदुओं में से एक है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। कह रहे हैं कि हाइपरटेक्स्ट की वैचारिक शुरुआत किस दशक में बी बुश के माध्यम से हुई? 1900 के दशक में, 1920 के दशक में, 1940 के दशक में, या 1960 के दशक में? तो देखिए 1940 के दशक का एक रोचक आविष्कार जो है हाइपरटेक्स्ट है, यानी पी बुश का मैसेज था। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। कर विश्वव्यापी वेब और ईमेल के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल संचार कब लोकप्रिय हुआ? 1900 के दशक के प्रारंभ में, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, 1990 के दशक के मध्य में, या 1920 के दशक में सिडनी प्रेसने के काल में? तो कब लोकप्रिय हुआ विश्वव्यापी वेब और ईमेल, कब लोकप्रिय हुआ? तो ये हुआ था 1990 के दशक में। तो सी विकल्प इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो जो है वो दशक जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। करें कि 1940 के दशक तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी में किस माध्यम का वर्चस्व था? इंटरनेट और वेबसाइट, प्रशिक्षण फिल्में और यांत्रिक उपकरण, स्मार्टफोन और टैबलेट, और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो 40 के दशक में किस तरह की प्रौद्योगिकी का जो है वर्चस्व था ये आपको बताना है। तो उस दशक में जो है 1900 से 1940 के दशक तक देखा जाए तो शैक्षिक फिल्मों, प्रश्न की मशीन और द्वितीय विश्व युद्ध की सैन्य फिल्मों का प्रभुत्व था। तो बी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि प्रवाह आधारित दृश्य शब्द सामग्री को आज किसका आधुनिक प्रारूप माना जाता है? प्राचीन भित्ति चित्रों का, परंपरागत पाठ्य पुस्तकों का, प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण आधारित प्रौद्योगिकियों का, और केवल रेडियो वार्ता का? तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि प्रवाह आधारित दृश्य शब्द सामग्री को आज किसका आधुनिक प्रारूप जो है वो माना जाता है? तो माना जाता है प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण आधारित प्रौद्योगिकियों का, अर्थात सी विकल्प इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। करें कि सिडनी प्रेसी की मशीन के आविष्कार के बाद शैक्षिक प्रौद्योगिकी के इतिहास में अगला बड़ा मूल्य क्या था? ए करें कि 1940 के दशक और पीबीएस का मेमेक्स, बी करें कि 1900 की पहली शैक्षिक फिल्म, सी करें 2000 के दशक का मोबाइल लर्निंग, और डी करें कि मुद्रण कला का विकास। तो आपको बताना है सवाल नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1940 का दशक और पी बुश का मैक्सिस, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 में करें कि ऐतिहासिक विकास के क्रम में कुटीर उद्योग शब्द का तात्पर्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी के किस समय में है? ए करें कि जब यह एक वैश्विक व्यवसाय बन गया, बी जब यह केवल कुछ उत्साही लोगों तक सीमित प्रारंभिक चरण में था, सी जब मशीनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, और डी इंटरनेट के आविष्कार के बाद का काल। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि कुटीर उद्योग शब्द का तात्पर्य जो है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के किस सन से है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प बी सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में करें वी बुश का मेमेक्स मुख्य रूप से क्या है? ए करें कि एक प्रकार की शिक्षण फिल्म है। बी कह रहा है कि जानकारी के भंडारण और पुनर्प्राप्ति हेतु एक वैचारिक हाइपरटेक्सस उपकरण है, या सी करें कि रेडियो प्रसारण की एक नई तकनीकी, और डी करें कि अमेरिकी सेना का एक भौतिक हथियार है। तो आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए पूर्वज का मेमेक्स जो है हाइपरटेक्सिस के रूप में जानकारी तक पहुंचाने की एक प्रारंभिक अ, अवधारणा थी, अर्थात इसका उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 में करें कि 1900 से 1940 के बीच के ऐतिहासिक कालखंड में सीखने का प्राथमिक प्रारूप क्या माना जाता है? ये करें कि ऑनलाइन सहभागी अधिगम, बी करें कि दृश्य श्रव्य माध्यमों से सूचना का अभिग्रहण, और सी करें केवल स्व अध्ययन, और डी करें मोबाइल आधारित गेमिंग। तो आपको 25 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दृश्य श्रव्य माध्यमों से सूचना का अभिग्रहण, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही होगा। ये अभिग्रहण है, गलत लिखा हुआ है, अभिग्रहण सही होगा।
सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 में कह रहे हैं कि व्यवहारवाद का सैद्धांतिक ढांचा मुख्य रूप से किन वैज्ञानिकों के पशु अधिगम प्रयोगों पर आधारित था? पियाजे और वाइगोत्स्की, ब्लूम और जोनासेन, सीमेंस और डाउन्स और पाउलो थॉर्नडाइक और स्किनर। तो आपको 26 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, व्यवहारवाद का विकास जो है इवान पाउलो, एडवर्ड थॉर्नडाइक, पीएफ स्किनर और उनके पशु प्रयोगों पर आधारित था। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। करें, बीएफ स्किनर ने अपनी प्रणाली क्रमादेशित अन्वेषण को के प्रोत्साहन हेतु कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? ए, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग इन द डिजिटल एज और द बिहेवियर ऑन ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्किनर ने क्रमादेशित अन्वेषण को प्रोत्साहन करने और शिक्षण सुधार हेतु द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग जो है वो पुस्तक लिखी है, अर्थात लिखी थी, अर्थात विकल्प भी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। कहते हैं, क्रमादेशित अनुदेशन की मुख्य विशेषता क्या है जिसका उपयोग आज की शैक्षिक सामग्री निर्माण में होता है? ए, सामग्री को एक बड़े अध्याय के रूप में प्रस्तुत करना, विषय वस्तु को छोटी इकाइयों में विभाजित करना और तत्काल पुरस्कार देना, केवल सैद्धांतिक व्याख्यान देना, बिना किसी क्रम की जानकारी प्रस्तुत करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय वस्तु को छोटी इकाइयों में विभाजित करना और तत्काल पुरस्कार देना। विकल्प बी उत्तर सही होगा। स्किनर के कार्य के अनुदेशात्मक विषय वस्तु को छोटी इकाइयों में विभाजित कर तथा सही अनुक्रियाओं को जल्दी प्रस्तुत करने का ध्यान जो है वो केंद्रित करना, ये इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। करें कि स्किनर के अनुसार सुदृढ़ीकरण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छात्र की गलती पर दंड देना, सत्र के अंत में एक बार पुरस्कार देना, सही अनुक्रियाओं को अक्सर और शीघ्रता से पुरस्कृत करना, पुरस्कार न देकर केवल मौखिक निर्देशन देना। तो स्किनर के अनुसार जो है सुदृढ़ीकरण का सबसे प्रभावी तरीका जो है वो क्या हो सकता है? तो हो सकता है सही अनुक्रियाओं को अवसर और शीघ्रता से पुरस्कृत करना। सी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आगडन लिंडसले ने व्यवहार विश्लेषण पर आधारित कौन सी विशिष्ट अधिगम प्रणाली विकसित की? संगणनात्मक मानचित्र, सेलरेशन अधिगम प्रणाली, सूक्ष्म शिक्षण या टीम आधारित अधिगम। तो कौन सी विशिष्ट अधिगम प्रणाली विकसित की थी, ये आपको बताना है। तो उसने जो है सेलरेशन अधिगम प्रणाली विकसित की, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।